हे गाइस, आपका स्वागत है टारगेट सरकारी नौकरी चैनल पर। मैं हूं अर्शद अली। यूपी टेट 2021 में प्राथमिक लेवल के लिए मॉडल पेपर नंबर 3 हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हमने बेहद महत्वपूर्ण बाल विकास, पर्यावरण, हिंदी के प्रश्नों को शामिल किया है। परीक्षा से पहले अंतिम दिनों में ये मॉडल पेपर आपके लिए बेहद खास है। इनमें जो एक एक प्रश्न है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको ज़रूर ही आप देख लीजिए। इसके पहले 2 मॉडल पेपर हैं, चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ से देख सकते हैं। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हम चलते हैं अपने पहले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, भारत का पहला तितली पार्क किस राष्ट्रीय उद्यान में विकसित किया गया? भारत का पहला तितली पार्क किस राष्ट्रीय उद्यान में बनाया गया? ये सवाल का आंसर आपको पता होगा और ये कर्नाटक में है, याद रखिएगा, कर्नाटक में है। इसका नाम है, यह है बानेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान। या आपको मिल सकता है बानरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान या बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, जो भी आप कहना चाहें। तो इस प्रश्न का आंसर हम क्या करेंगे? ऑप्शन ए, बनेरघट्टा या बानरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कर्नाटक के बेंगलुरु में है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। इनमें से किस क्षेत्र को भारत में सह्याद्री कहा जाता है? आप जानते हैं जो भारत में पश्चिमी घाट है, यानी भारत में जो पश्चिमी घाट है, वेस्टर्न घाट को ही सह्याद्री के नाम से हम जानते हैं। चलिए सवाल नंबर नेक्स्ट देखेंगे। टाइगर राज्य किस राज्य को कहा जाता है? यानी किस राज्य को हम टाइगर स्टेट के नाम से जानते हैं? और ये नाम है आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को हम टाइगर स्टेट के नाम से जानते हैं। प्रश्न अगला देखेंगे, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? अगर हम बात करें विश्व जैव विविधता दिवस की, तो ये 22 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी विशेषज्ञ पैनल है जिसका नाम है WGEEP के अध्यक्ष कौन है? आपने जो पर्यावरण का मास्टर वीडियो देखा है उसमें हमने इसका जिक्र किया था। इसका आपसे फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, याद रखिएगा, वेस्टर्न घाट्स इकोलॉजी एक्सपर्ट पैनल। इसे ही हम जानते हैं गाडगिल कमीशन के नाम से, जो कि माधव गाडगिल इसके अध्यक्ष थे। ऑप्शन सी सही आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए, पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहे की प्रधानता है? चलिए इसको समझते हैं। पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहे की प्रधानता है? ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी का जो ऊपरी हिस्सा है, ऊपरी भाग है जिस पर हम लोग स्थित हैं, इसको हम बोलते हैं भूपर्पटी। ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्या? भूपर्पटी। इसके बाद इसके अंदर जब हम जाएंगे, इसका दूसरा हिस्सा क्या कहलाएगा? इसका सेकंड हिस्सा कहलाएगा मेंटल। और इसका सबसे अंदर वाला हिस्सा क्या कहलाएगा? ये होगा कोर। और जो भूपर्पटी है, इसमें अधिकता होती है किसकी? इसको हम बोलते हैं सियाल भी बोलते हैं, मतलब सिलिका और एल्युमिनियम की अधिकता होती है। और जो दूसरी परत है मेंटल, इसमें सिलिका और मैग्नीशियम की अधिकता होती है, इसको बोलते हैं हम सीमा। और तीसरा जो अंदरूनी इसका हिस्सा है, इसमें अधिकता होती है किसकी? एक तो निकेल की और आयरन की, तो इसको बोलते हैं हम नीफे। ठीक है, तो अब हम कह सकते हैं कि पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहे की प्रधानता होती है? तो ये नीफे। ठीक है, नीफे। वैसे ऑप्शन में आपको इस तरह से देना चाहिए, कोर, भूपर्पटी और मेंटल, इस तरह से भी पूछता है, तो अब आंसर क्या करेंगे इसका? कोर में होती हैं या इसको नीफे बोलते हैं हम। ये यही कहलाता है नीफे मंडल। आपसे पूछता है सियाल, सीमा, नीफे, ये किससे संबंधित है? ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित टर्म्स हैं। ठीक है, कि पृथ्वी के अंदरूनी हिस्से में कौन से तत्व पाए जा रहे हैं। सवाल अगला देखिए, ज्वार आने के समय सागरीय जल के उभार को हम क्या बोलते हैं? देखिए हम जानते हैं जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी पर लगभग 70% हिस्से पर इसके जल है। ठीक है, और वो जो जल है पृथ्वी पर, ये जल आपने देखा होगा समुद्र में लहरें उठती हैं। ठीक है, समुद्र में लहरें उठती हैं। समुद्र का जब जल ऊपर उठता है, लहरें उठती है, तो ऐसे ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऐसे नीचे आता है। तो ये होता है सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण। जब गुरुत्वाकर्षण होता है इन दोनों के बीच में, तो क्या होता है, ये समुद्र का पानी जो है, आपने देखा होगा समुद्र तट पर वो लहरें आती हैं। ठीक है, समुद्र तट पर लहरें कैसे आती हैं, मूवीज़ वगैरह में देखा होगा। ठीक है, तो ये जल ऊपर उठता है इस वक्त। ठीक, जब ये गुरुत्वाकर्षण कम हो जाता है तो ये लहर नीचे पहुंच जाती है। ठीक है, फिर चंद्रमा का आकर्षण जब ज़्यादा होता है तो ये लहर फिर ऊपर उठती है। तो इसे जल को, समुद्र के जल को सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ऊपर उठने को कहा जाता है ज्वार, और इसे नीचे गिरने को कहा जाता है भाटा। ठीक है, टाइड एंड एब।
तो ज्वार और भाटा ये कहलाते हैं। अभी पूछा है ज्वार आने के समय सागरी जल के उभार को पूछा है। सागरी जल का उभार तो ये है, यानी ऊपर जा रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको सिंपल कहेंगे हम, ये ज्वार है। टाइड यानी उच्च ज्वार इसको हम बोलेंगे, ठीक है, सिंपल। ऐसे ही इस प्रश्न में पूछ सकता है ज्वार आने के समय सागरी जल के नीचे गिरने को क्या कहा जाता है? तब आंसर करेंगे आप एब या भाटा। नेक्स्ट देखिए, निम्नांकित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? चलिए इसको देखिए, यहाँ पर आपको जलधाराएं दी हुई हैं और वो किस महासागर से संबंधित हैं, किस महासागर में उठती हैं, वही। तो ब्राज़ील धारा जो है ये गर्म जलधारा है, ठीक है, और ये कहाँ पर है? दक्षिण अटलांटिक महासागर में। हम बात करें अगर सेकंड की, तो सेकंड में देखिए हम्बोल्ट धारा जो है ये उत्तरी प्रशांत महासागर में नहीं है, जबकि दक्षिणी प्रशांत महासागर में है, ठीक है। तो यही वाला हमें चूज़ करना है। गल्फ स्ट्रीम ये गर्म जलधारा है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में है, और अगुलहास धारा जो है हिंद महासागर में ही गर्म जलधारा है। ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ इनमें से क्या है? ग्रेट बैरियर रीफ को आप जानते हैं, इनको हम बोलते हैं जो मूंगे की चट्टानें होती हैं, प्रवाल भित्ति, कोरल रीफ के नाम से जानते हैं आप। तो ये ऑस्ट्रेलिया के निकट क्या होती हैं? प्रवाल भित्ति। प्रश्न बहुत पूछा जाता है आपसे। तो ये क्या है? विश्व में सबसे बड़ी कोरल रीफ है ये ग्रेट बैरियर रीफ। तो ये महासागर कौन सा है यहाँ पर इसके पास में? ये है प्रशांत महासागर, ठीक है, प्रशांत महासागर में। और ये ऑस्ट्रेलिया का कौन से हिस्से पर? ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी हिस्से पर पड़ती है ये। नेक्स्ट देखिए, उच्चतम लवणता कहाँ पाई जाती है? हाईएस्ट सैलिनिटी इनमें से किस में पाई जाती है? तो ये है वॉन झील, टर्की में है ये, वॉन झील में पाई जाती है सर्वाधिक लवणता। भारत शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ये सबसे पहले जो उल्लेख मिलता है भारत शब्द का वो मिलता है पुराणों में हमें। किस में? वो भी वायु पुराण में। राजा दुष्यंत और उनकी पत्नी शकुंतला देवी जो थी, इनके पुत्र के रूप में। चलिए प्रश्न नंबर अगला देखें, भारतीय संविधान में उल्लिखित इंडिया शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो देखिए भारत के संविधान में जो इंडिया शब्द है ये एक यूनानी शब्द है, यानी ये एक ग्रीक शब्द है, ठीक है। कई बार प्रश्न पूछा जाता है इस पर भी। भारत का सुदूरस्थ बिंदु के संबंध में कौन से सही हैं? देखिए ये भारत की मुख्य भूमि है, और भारत की मुख्य भूमि में जो कन्याकुमारी है वो क्या है? एक सुदूर बिंदु है, ठीक है। अगर इसमें हम जो अंडमान आइलैंड है, अंडमान एंड निकोबार, इसको भी ऐड कर दें तो इसमें जो ग्रेट निकोबार आइलैंड है, ठीक है, उसमें भी जो ग्रेट निकोबार आइलैंड है यहीं पर है भारत का दक्षिणतम बिंदु या भारत का सुदूरस्थ बिंदु। इसको हम बोलते हैं इंदिरा पॉइंट, ठीक है, ये है इंदिरा पॉइंट। तो ये सुदूरस्थ बिंदु में एक तो इंदिरा पॉइंट आ जाएगा, ठीक है, ये पूरे भारत का है, ठीक है। और अगर हम मुख्य भूमि का देखें तो वो कन्याकुमारी। तो ये फर्स्ट एंड थर्ड हमें चुनने होंगे क्योंकि एक से ज़्यादा ऑप्शन इसने दिए हुए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें इंदिरा कॉल की, तो ये भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है, ये तो नहीं रहेगा। अब इस पार्सन पॉइंट की भी बात कर लेते हैं क्योंकि ऑप्शन में इसको भी शामिल किया गया है। इसके अलावा जो पार्सन पॉइंट है या पार्सन द्वीप है ये भी कहाँ स्थित है? ग्रेट निकोबार में ही स्थित है। तो अगर हम सुदूरस्थ की बात कर रहे हैं तो देखो मेनलैंड तक तो ये यहाँ तक ठीक है। मेनलैंड का सुदूर बिंदु क्या है भारत का मुख्य भूमि का? तो वो हो जाएगा कन्याकुमारी। लेकिन इससे भी बाद में हमें 2 पॉइंट और मिलते हैं। एक तो पार्सन पॉइंट है जो ग्रेट निकोबार में है, और दूसरा इंदिरा पॉइंट है। तो इसको पहले और फोर्थ को हम चुन लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? अगला देखिए, इसमें 14th क्वेश्चन को देखें, कौन सा युग्म सुमेलित है? इसमें पिग्मेलियन पॉइंट, इंदिरा कॉल, कन्याकुमारी और गौर माता, ये सब आपको पता है क्या है ये? अभी हम डिस्कस कर रहे थे पिछले क्वेश्चन में पिग्मेलियन पॉइंट कहाँ पर है? ग्रेट निकोबार में है। तो ये अंडमान और निकोबार का ही हिस्सा है, ठीक है। तो ये सही सुमेलित है। इंदिरा कॉल की बात करें तो ये भारत का उत्तरी बिंदु है। उत्तरी बिंदु कहाँ पर है? ये पहले जम्मू कश्मीर में हुआ करता था, अभी ये लद्दाख में है, ठीक है। अभी ये कहाँ पर है? लद्दाख में, ठीक है। तो अगला देखिए, कन्याकुमारी अंतरीप, ये कहाँ पर है? ये तमिलनाडु में है, ठीक है, ये भी ठीक है। और गौर माता ये गुजरात में। ये भारत का पश्चिमी बिंदु है, भारत का दक्षिणी बिंदु, भारत का उत्तरी बिंदु, ठीक है। इस तरह से कर लेंगे। निम्न में से असत्य कथन का चयन कीजिए, जो गलत है आपको वो चुनना है। चलिए सिंपल से फैक्ट दिए हैं इंडिया के बारे में। भारत एक प्रायद्वीप है। अगर आखिरी वाला स्टेटमेंट देखें,
भारत एक प्रायद्वीप, प्रायद्वीप वो क्षेत्र होते हैं, वो लैंड एरिया होते हैं जो तीन तरफ से पानी से घिरे होते हैं। तो ये बात सही है, भारत एक प्रायद्वीप है, भारत तीन तरफ से पानी से घिरा है। तो यहाँ पर असत्य कथन चुनना है, ये तो सत्य है। ठीक है, भारत की आकृति चतुष्कोणीय है, भारत की आकृति चतुष्कोणीय है, बिल्कुल है। भारत की लंबाई और चौड़ाई समान है, ये बात गलत है। भारत की लंबाई चौड़ाई समान है मतलब वर्गाकार की ओर इंडिकेशन कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये देखिए, अब नेक्स्ट चलेंगे, यही हो जाएगा हमारा आंसर। बौद्ध ग्रंथों में भारत को जम्बूद्वीप से संबोधित किया गया था, ये बात भी बिल्कुल सही है। केसर में जो फूल होते हैं, जो पुष्प होते हैं केसर में, वो क्या करते हैं, ये कम ताप पर बंद हो जाते हैं और अधिक ताप पर खुल जाते हैं, ये इसकी क्या है, विशेषता है। ऑप्शन बी। न्यूटन के गति के प्रथम नियम किससे संबंधित है? हमने न्यूटन की गति के 3 नियमों को पढ़ा था, उसमें जो प्रथम नियम है वो जड़त्व यानी इनर्शिया को प्रदर्शित करता है। ठीक है, इनर्शिया यानी जड़त्व से संबंधित है, यानी कोई वस्तु अगर विराम अवस्था में है तो वो विराम में ही रहना चाहिए, कोई वस्तु अगर गति में है तो वो गति में ही रहना चाहिए, इसे बोलते हैं हम जड़त्व। जो सोलर एनर्जी है यानी सौर ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण का एक एग्जाम्पल आपको बताना है। सोलर एनर्जी जब कन्वर्ट होती है किसमें, केमिकल एनर्जी में, तो उसका एग्जाम्पल क्या है इसमें? जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है उसमें क्या होती है, उसमें क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में जो सौर ऊर्जा है वो रासायनिक ऊर्जा में इसका रूपांतरण होता है। नेक्स्ट देखिए, मस्तिष्क का सहायक असिस्टेंट ऑफ ब्रेन किसे कहा जाता है? तो ये होता है क्या, मेरुरज्जु यानी बोन मैरो को ही बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, न्यूमैटिक केंद्र शरीर के किस भाग में उपस्थित होता है? न्यूमैटिक केंद्र जो हमारा पश्च मस्तिष्क भाग होता है, ठीक है, जो पश्च मस्तिष्क भाग है उसी को हम बोलते हैं क्या, पोन्स। और ये न्यूमैटिक केंद्र कहाँ होता है, पोन्स में स्थित होता है। मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया में कौन सा परिवर्तन होता है, करवाया था आपको। तो मोमबत्ती जब जलती है तो उसमें धागा भी होता है, मोम भी पिघलता है। तो ये मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया में रासायनिक और भौतिक दोनों तरह के परिवर्तन होते हैं। ऑप्शन सी इसका सही रहेगा। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श प्राप्त करने का अधिकार है? आर्टिकल 143 इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। राज्य की जो विधानसभा है उसका विधानसभा अध्यक्ष जो होता है अपना त्यागपत्र किसे सौंपकर अपने पद को छोड़ देता है? तो जो विधानसभा है उस विधानसभा में जो उपाध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष, इसी को अपना इस्तीफा सौंप देता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 35A को कैसे जोड़ा गया था? तो ये राष्ट्रपति के आदेश, राष्ट्रपति के द्वारा पारित एक आदेश के द्वारा इसको जोड़ा गया था, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा इसको जोड़ा गया था। नेक्स्ट देखिए, प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है इसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा? इसको कर लेंगे, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। सवाल अगला, दांडी मार्च कब शुरू किया गया था? तो दांडी मार्च शुरू किया गया था 12 मार्च 1930 को। नेक्स्ट देखिए, 23 जनवरी 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कौन सी जयंती मनाई गई? याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ये जयंती है 125वीं जयंती है ये, और इस 125वीं जयंती को 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाया करेगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो पराक्रम दिवस जो है हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के रूप में ही इसको मनाएंगे। सवाल हमारा अगला देखिए, सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलाना है। इधर संस्थान है, उनकी स्थापना वर्ष है। ठीक है, ये चारों के चारों जो संस्थान आप जान रहे हैं उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण संस्थान है। भातखंडे संगीत संस्थान की स्थापना वर्ष 1926 में की गई थी, ये सही बात है। राज्य ललित कला अकेडमी की स्थापना वर्ष 1962 में की गई थी। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकेडमी की 1963 में। भारतेंदु नाट्य अकेडमी यानी BNA इसको बोलते हैं हम, इसकी स्थापना 1975 में की गई थी। तो ये चारों ऑलरेडी मैच्ड हैं। अब इन संस्थानों के हेडक्वार्टर्स या पूछते हैं संस्थान कहाँ पर स्थित हैं, तो ये सारे के सारे संस्थान कहाँ पर हैं, लखनऊ में स्थित हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ये चारों संस्थान उत्तर प्रदेश के लखनऊ के हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष इनमें से कौन है? ये सवाल पहले भी पूछा गया था इस परीक्षा में, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, रेखा शर्मा। नेक्स्ट देखेंगे, 9 जनवरी 2021 को प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन आयोजित किया गया। वर्ष 2021 में इसका मुख्य विषय क्या था? तो जो इसका थीम था आत्मनिर्भर भारत में योगदान, ये इसका थीम था। चलिए, ये हो गया हमारे पर्यावरण के इंपॉर्टेंट प्रश्न। अब बात कर लेते हैं अगले हम हिंदी के प्रश्नों पर। चलिए, सवाल नंबर नेक्स्ट हिंदी का प्रश्न है, भोलाराम का जीव, इसके रचनाकार लेखक बताने कौन है आपको? चलिए देखिए, भोलाराम का जीव लिखी गई थी किसके द्वारा?
हरिशंकर परसाई के द्वारा। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। छत के ऊपर कौन बैठा है वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? छत के ऊपर कौन बैठा है वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? देखिए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम की अगर हम बात करें तो जैसे किसी वाक्य में हमें कोई शब्द मिलता है, ठीक है, कुछ शब्द मिलता है, तो ये क्या होते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगर हमें प्रश्नवाचक सर्वनाम की बात करें तो इसमें क्या, कौन, ये सब, ठीक है, इस तरह के शब्द होंगे तो वो क्या होगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब है निश्चयवाचक। निश्चयवाचक में क्या होते हैं? यह वह जो शब्द आते हैं वो निश्चयवाचक सर्वनाम के एग्जाम्पल होते हैं। और चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। चलिए देखिए, ऐसे शब्दों की पहचान हम पुल्लिंग या स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान ऐसे क्या करते हैं? इनको क्रियाओं के साथ जोड़ करके हम चेक कर लेते हैं। जैसे यमुना क्या है? रिवर है। यमुना नदी है। तो यमुना हम क्या बोलते हैं? यमुना बहती है बोलते हैं या बहता है बोलते हैं? है, यमुना बहती है या बहता है? ठीक, तो यमुना क्या है? यमुना बहती है, तो ये इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये स्त्रीलिंग है। ठीक है। शारदा, शारदा जा रही है या शारदा जा रहा है? तो शारदा क्या है? ये भी एक स्त्रीलिंग है। चरखा, चरखा, आप चरखे की बात करेंगे, जैसे चरखा है तो चरखा चलाया या चरखा चलाई? तो चरखा चलाया। तो ये क्या है? इससे पुल्लिंग का बोध हो रहा है। ठीक। मराठी सीखा या मराठी सीखी? तो मराठी सीखी जाती है ना? तो ये स्त्रीलिंग है। नहीं, देखिए, अष्टादश शब्द का सही तद्भव क्या है? ये है 18। ऑप्शन सी 18। नहीं, देखिए, अधिनायक में कौन सा उपसर्ग है? तो सिंपल है, अधि है, ये अधि उपसर्ग। ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, तितर बितर हो जाना मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। इसका मतलब होगा अलग अलग बिखर जाना। ऑप्शन सी। भाई कल से हम जो प्रैक्टिस सेट्स हैं या आपके मॉडल पेपर हैं ये 2 करेंगे दिन में, ठीक है? 2 मॉडल पेपर डिस्कस करेंगे ताकि आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा मिल जाएं। देखिए, चक्रधर पद में कौन सा समास है? चक्रधर, इस पर हमने पहले भी प्रश्न किए थे, मतलब पहले क्वेश्चन किए थे इससे पहले दूसरे मॉडल में। तो चक्र को धारण करने वाला कौन है? ठीक है, चक्रधर। तो ये बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, दया शब्द का विलोम आपको बताना है। तो निराशा का आप बता सकते हैं, इसका विलोम क्या होगा? आशा। निर्यात का बता सकते हैं, क्या होगा? आयात। और दया का हो जाएगा निर्दयता। ऑप्शन सी। और अंत का हो जाएगा आदि। ऑप्शन सी आंसर सही होगा। दूध वाला शब्द रचना की दृष्टि से क्या है? जो दूध वाला शब्द है ये क्या होगा? यौगिक है ये। ठीक है। रूढ़ शब्द कौन से होंगे? ऐसे शब्द जिनके हम टुकड़े नहीं कर सकते। जैसे इसका एग्जाम्पल आप ले लो, कमरा है, कलम है, पंखा है। ठीक है, इनको ऐसे नहीं लिख सकते आप। काला, मतलब उस तरह से आप नहीं बोल सकते इनको। मतलब जिनके सार्थक खंड नहीं किया जा सकते, ऐसे शब्द कहलाएंगे रूढ़ शब्द। तो जिसमें रूढ़ शब्दों में एग्जाम्पल के तौर पर हम कमरा, कलम, रोटी, पंखा ये सब ले सकते हैं। जिनके सार्थक खंड कर सकते हैं, जैसे दूध वाला, तो इसमें कर सकते हैं आराम से। जैसे विद्यालय है, विस्मय विद्या और आलय। चलिए, व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा बताना है आपको? तो देखिए, इसमें जो शुद्ध होगा वो होगा ये वाला। ठीक है, परीक्षा। चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? इसमें जो चा वर्ण है इसकी आवृत्ति बार बार हो रही है, तो ऐसे को हम बोलेंगे क्या? अनुप्रास अलंकार। अंबर का पर्यायवाची आपको बताना है, तो ये होगा अनंत। ठीक है, अनंत। आसमान कह लीजिए आप, आकाश कह लीजिए, अनंत कह लीजिए, अंबर कह लीजिए। व्योम भी इसी का है, गगन भी इसी का पर्यायवाची है। नेक्स्ट देखिए, विज्ञ किसका विलोम शब्द है? विज्ञ का मतलब होता है, इसका मतलब होता है विद्वान। विज्ञ का मतलब होता है विद्वान, और विद्वान का उल्टा क्या होगा? मूर्ख। मूर्ख को हम बोलते हैं क्या? अज्ञ। ऑप्शन बी। कनक शब्द का अर्थ इनमें से कौन सा नहीं है? कनक शब्द का अर्थ इनमें से कौन सा नहीं है? देखिए, सोना होता है, धतूरा होता है, गेहूं होता है, लेकिन सोम नहीं होता है। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सही होगा, क्योंकि चंद्रमा को सोम कहा जाता है, ये अमृत को भी सोम कहा जाता है। प्र उपसर्ग का प्रयोग किस शब्द में नहीं किया गया है? तो देखिए, इसमें देखें, अगर इनको चेक करें तो उसमें प्र प्लस भार ये सही है। ठीक है। अगला देखिए, प्रकृति में देखिए प्र प्लस कृति। अगला देखिए प्र प्लस अध्यापक। और प्रत्येक में देखिए प्रति प्लस एक। किस में नहीं है प्र उपसर्ग? तो
ऑप्शन डी प्रत्येक में नहीं है। अभिवादन शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो ये है स्वाभिमान, ठीक है, ऑप्शन डी। उजला का तत्सम रूप इनमें से कौन सा है? उजला का तत्सम रूप है क्या? उज्ज्वल, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित व्यंजनों में से किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालुव्य है? बताना है आपको किस व्यंजन का उच्चारण स्थान जो है तालुव्य है। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, झा। तो इसमें चा वर्ग, शा और या ये सब इसी में आते। तद्भव और तत्सम का कौन सा मेल गलत है? इसका आंसर होगा छेनी और छिद्र, ठीक है। तो ये होगा छेद की, ठीक है, ये होगा क्या? छेद की और ये छेद, ये सही होगा। नेक्स्ट देखेंगे, काश मैं उसे देख पाता वाक्य में चिन्ह है, तो ये क्या है? विस्मय सूचक है, ऑप्शन डी। क्योंकि ये जो है इस चिन्ह की बात कर रहा है, तो पूर्ण विराम जो हम लगाते हैं वो सिंपल होता है इस तरह से ही, अर्ध विराम इस तरह से रहेगा, और अगर हम बात करें प्रश्न सूचक की, ये इस तरह से होगा, और विस्मय सूचक क्या होता है? इस तरह से। मुझे ठंडा पानी चाहिए वाक्य में जो पानी शब्द है वो क्या है? पानी शब्द क्या है? एक वचन है, ठीक है, एक वचन है। एक वचन में और कौन कौन आते हैं? तो जैसे पानी हो गया, आग हो गया, वर्षा हो गया, दूध हो गया, ठीक है, ये सब क्या है? एक वचन है। सुनहले शेवाल जो है कविता के कवि कौन है? तो ये हैं सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञे, ऑप्शन सी। निम्नलिखित वाक्यों में से व्याकरण की दृष्टि से कौन सा अशुद्ध वाक्य है? उत्तम व्यक्ति दीनों पर अनुग्रह करते। तो देखिए इसमें अगर देखें इसको, मैंने गुरुजी के दर्शन किए, जबकि मैंने नहीं होता है, ये होता है क्या? मैंने गुरुजी के दर्शन किए। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इनमें से कौन सा है? सिंपल कर सकते हैं, ये निरक्षर है। अगला देखिए, अन प्रत्यय के प्रयोग से जो शब्द नहीं बना है वो बताना है आपको। तो ये है क्या? अगर हम देखें ढक्कन, मनन, चिंतन, इन तीनों में अन प्रत्यय है। अगर हम देखें भटका, इसमें जो है अप्रत्यय है, ऑप्शन सी। दिए गए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द आपको बताना है कौन सा है। तो अगर इन तीनों शब्दों को देखो, आत्मजा, नंदिनी, कन्या, ये तीनों शब्द होते हैं पुत्री के लिए इस्तेमाल, और जो भार्य शब्द है ये होता है पत्नी के लिए या अर्धांगिनी, ठीक है। तो ऑप्शन डी। जलधारा पद में कौन सा समास है? तो ये होगा संबंध तत्पुरुष, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। चलिए सवाल नंबर नेक्स्ट देखिए, आधुनिक मनोविज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमुख विषय क्या है? तो ये होता है व्यक्तित्व, ठीक है, ऑप्शन बी।